यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज 23 जून का दिन है और आज हमारे देश के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और इस वर्ष 2020 का जो ये बलिदान दिवस है 23 जून का, वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और उसके बाद के जितने कानून थे उन कानूनों को भारतीय सरकार ने इनइफेक्टिव बनाया। बलिदान दिवस इसलिए कहते हैं क्योंकि आज के दिन श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जम्मू कश्मीर में शहादत हुई। आज के दिन जम्मू कश्मीर में श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की शहादत हुई। क्या हुआ था उस प्रकरण में हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमारे बीच में कांग्रेस के लोग बोलते रहते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस एक आंदोलन और कांग्रेस एक पार्टी, इन दोनों में फ़र्क है। उस समय कांग्रेस आंदोलन का मतलब था कि कांग्रेस के नेतृत्व में सभी दल जितने भी देश में थे वो सभी दल उस समय आंदोलन पर थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो 1942 में बंगाल की सरकार में कोलिशन गवर्नमेंट में मंत्री बने, जब कांग्रेस ने वहां सरकार गिरा दी तो कांग्रेस के बाद वहां एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, वहां के वो मंत्री बने। उसके बाद वो हिंदू महासभा में चले गए और हिंदू महासभा में जाने के बाद 1937 से लेकर या 1948 तक वो हिंदू महासभा में रहे। हिंदू महासभा में रहते हुए उनकी जब जिस समय 1947 की इंतरिम गवर्नमेंट बनी तो उस समय पटेल और गांधी जी के आग्रह पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारत में इंडस्ट्रियल मिनिस्टर का पदभार स्वीकार किया और 1948 से लेकर 1948 में उन्होंने ये स्वीकार किया और 1950 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का जो मुख्य कारण था वो था नेहरू लियाकत समझौता, क्योंकि पार्टीशन हो चुका था और पार्टीशन होने के बाद देश में एक मुसलमानों के लिए कंट्री बन चुका था। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, चूंकि वो बंगाल से थे इसलिए बंगाल के विभाजन का उनको बड़ा हृदय से आघात पहुंचा। और चूंकि कोलिशन गवर्नमेंट एक बार वो मुस्लिम लीग के साथ वहां पर बना चुके थे, इसलिए मुस्लिम लीग के साथ भी काम करने का उनको अपना अनुभव था। नतीजा ये निकला कि उन्होंने नेहरू लियाकत समझौता, जिसमें यह कहा गया कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान बचे हैं उन मुसलमानों का संरक्षण नेहरू जी करेंगे, ऐसा समझौता कर लिया। इस समझौते के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लगातार इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा देता हूं। उसके दो कारण थे। एक कारण यह था कि वो जम्मू कश्मीर में जो 370 उन्होंने अचानक लाकर खड़ा कर दिया था। 370 अचानक लाकर खड़ा कर दिया था, मैं इसलिए कहता हूं कि ओरिजिनल ड्राफ्ट में नहीं है, पहले ड्राफ्ट में नहीं है, दूसरे ड्राफ्ट में नहीं है, तीसरे ड्राफ्ट में नहीं है। पहले ड्राफ्ट की चर्चा, दूसरे ड्राफ्ट की चर्चा, तीसरे ड्राफ्ट की चर्चा में नहीं। अचानक 17 अक्टूबर सन 1949 को, जिस दिन हम संविधान को फाइनल करने जा रहे थे, अडॉप्ट करने जा रहे थे, उस दिन वो आर्टिकल रखा गया और बहुत कम समय के डिस्कशन के बाद उसको पारित कर दिया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कानून से बड़े आहत थे और उसके बाद नेहरू और लियाकत के समझौते से बड़े आहत थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद जब नेहरू जी 1952 का ये प्रकरण था, अभी चुनाव याद रखेंगे, अभी चुनाव 1952 का नहीं हुआ, ये इंतरिम गवर्नमेंट थी जिसमें सभी दलों, कांग्रेस के नेतृत्व में सभी दलों के पार्टी के मेंबर थे और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग चुने गए थे उन लोगों में से निकालकर सरकार बनाई गई थी। उसी में डॉक्टर अंबेडकर भी बाद में लॉ मिनिस्टर बने, लेकिन वो 1952 का चुनाव हुआ तो चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर उसमें पार्टिसिपेट, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। और इसी प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी अलग थे। कांग्रेस का ये जो दावा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेसी थे, ये मुझे लगता है कि उनका एक भ्रम है, उनको इस पर सुधार करना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से हुआ करते थे, बाद में 1948 में हिंदू महासभा से उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे इसलिए वो मिनिस्टर थे और वो इंतरिम गवर्नमेंट थी। 1952 का जब कांग्रेस का चुनाव हुआ तो कांग्रेस के चुनाव से वो चुनाव नहीं लड़े। 1952 में, उससे पहले उन्होंने जनसंघ की स्थापना करी और जनसंघ की स्थापना इसलिए की गई थी कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो आप की पॉलिसी थी उनकी, नेहरू जी की सरकार की, और लगातार वो कह रहे थे, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसका विरोध कर रहे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो विरोध कर रहे थे, उस विरोध में नेहरू जी ने एक बात कही। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा कि आप जो वो मांग रहे हैं आप उनको देते चले जा रहे हैं, तो नेहरू जी ने कहा कि देखिए, द पावर इज इन द पीपल एंड द विशेस ऑफ द पीपल आर सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग। तो वो कहते थे कि संविधान में प्रावधान नहीं, आप लगातार ये क्या करते जा रहे हो।
तो वो कहते थे, नेहरू जी कहते थे कि नहीं, संविधान से नहीं, देश संविधान से नहीं, लोगों से चलता है और लोगों की वहां की जो इच्छा है वो मैं उनको देता हूं। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा देते हुए कहा कि जब लोगों से ही है तो फिर मैं जनता के बीच में जाता हूं, मैं संविधान सभा में क्या कर रहा हूं, मैं इस सरकार में क्या कर रहा हूं। और उन्होंने इस्तीफा दिया और जमीन पर आ गए। उस समय जब नेहरू जी ने वहां परमिट सिस्टम लागू करवा दिया जम्मू कश्मीर में कि जम्मू कश्मीर में कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता हिंदुस्तान का बिना परमिट लिए। श्याम प्रसाद मुखर्जी जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर में घुसूंगा और बिना परमिट के घुसूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारतीय संविधान वहां पर लागू है, इसलिए मैं जाऊंगा। उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी नए पत्रकार थे, उस समय के जनसंघ के संस्थापकों में से थे। अटल बिहारी वाजपेयी साथ में गए, उनको बॉर्डर पर रोक दिया और उनसे कहा कि जाओ देश को बताओ जाके कि श्याम प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में बिना परमिट के घुस गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में वो न्यूज दे रहे थे कि श्याम प्रसाद मुखर्जी वहां जा चुके हैं। श्याम प्रसाद मुखर्जी जी की वहां पर जम्मू कश्मीर की सरकार ने नेहरू जी के पीछे से बैकअप से शेख अब्दुल्ला ने उनकी गिरफ्तारी कर ली और गिरफ्तारी करने के बाद वहां उनको जब गिरफ्तारी करके रखा गया तो उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। जम्मू कश्मीर की जेलों में श्याम प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद हॉस्पिटल में जाना था, पोस्टमार्टम होना था, दिल्ली में उनका, चूंकि वो संसद के सदस्य थे, दिल्ली में उनकी बॉडी आनी थी, लेकिन उस समय की नेहरू कैबिनेट ने उस शहादत के बॉडी को जम्मू कश्मीर से ना तो पोस्टमार्टम, ना ही कोई अस्पताल, ना ही दिल्ली लाएगा, वो डेड बॉडी सीधी कोलकाता ले जाएगी उनके घर पर और वहां उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। डिस्ट्रॉय से मतलब अग्नि को समर्पित कर दिया गया। लोगों का ऐसा कहना था कि वो उनकी बॉडी नीली पड़ चुकी थी, उनको जहर दिया गया था। ये वो दिन था 23 जून सन 1953। अब 23 जून 1953 में इसलिए कह रहा हूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। इस दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की शहादत हुई थी। 23 जून 1953 के बाद 1954 मई में 1954, अभी एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाए हुए, 1954 का नेहरू जी ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से एक ऑर्डर पारित कर दिया। वो ऑर्डर ही सबसे बड़ी बला थी जिसमें आर्टिकल 35 कैपिटल ले आया था। लगता है कि श्याम प्रसाद मुखर्जी जिस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर के मामलों पर नजर रखे हुए थे, अगर उनको न मारा जाता तो शायद आर्टिकल 35 कैपिटल ए और 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ना पास हुआ होता, क्योंकि वो संसद में लगातार विरोध कर रहे थे, वो जमीन पर विरोध कर रहे थे और उनके साथ देश खड़ा था। इसलिए उनकी हत्या करना उनके लिए जरूरी था। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में उनकी मृत्यु हुई और वो दिन हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। यानी कि नेहरू जी ये बताने की कोशिश करते रहे कि वो कश्मीर जो है वो कुछ डिफरेंट टेरिटरी है, स्पेशल स्टेटस है, लेकिन हिंदुस्तान ये कस्में गाता रहा, खाता रहा कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और वो आधा नहीं, सारा का सारा है। भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ की उत्तराधिकारी पार्टी थी, जनसंघ की स्थापना अनुच्छेद 370 के लिए हुई। जनसंघ की स्थापना भारत में मुसलमान रोकने के नेहरू लियाकत समझौते के खिलाफ हुई और 370 सबसे पहला उद्देश्य था कि 370 ले जाना है, क्योंकि 370 के माध्यम से नेहरू जी लगातार वहां पर नया कॉन्स्टिट्यूशन पास करने की अनुमति दे दी थी कि आप अपना एक सबऑर्डिनेट कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए। वहां पर एक फ्लैग बनाने की कोशिश वो कर दी थी और एक आइडेंटिटी अलग कर दी थी। इसलिए उन्होंने नारा दिया कि 2 निशान 2 प्रधान और 2 संविधान देश में नहीं चलेंगे, देश एक है, संविधान एक ही चलेगा, एक ही प्रधानमंत्री होगा और एक ही निशान होगा, यानी कि एक ही झंडा होगा। इसका आंदोलन उनका था। बाद में उनकी 1953 में मृत्यु के बाद 1954 में नेहरू जी ने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि अब ना तो श्याम प्रसाद मुखर्जी बचे थे, ना पटेल बचे थे, ना ही गांधी जी बचे थे और उस तरह के लीडर ने, अब तो उनके पास मौलाना आजाद थे जो उनके मुख्य सलाहकार हुआ करते थे। और नतीजा ये निकला कि 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया, बिना पार्लियामेंट में जाए वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास हुआ और उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने सारी गड़बड़ करके रखी। श्याम प्रसाद मुखर्जी जी अगर रहे होते तो शायद वो न होने पाता। जनसंघ को अपने पैर पसारने में सन 1953 से लेकर और केंद्र में फुल फ्लैश सरकार आने में 2014 लगा। अटल बिहारी वाजपेयी जो उनके श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथी हुआ करते थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1996-97 में सरकार बनाई, लेकिन वो इतनी टूटी फूटी सरकार थी कि जिस उद्देश्य से बीजेपी का गठन हुआ था, जिस उद्देश्य से जनसंघ का गठन हुआ था, वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाया।
2014 में नई सरकार बनी और उसी फिलॉसफी पर चूंकि बनी थी जिस पर वो आंदोलन चल रहा था, क्योंकि जनसंघ के स्थापकों में श्याम प्रसाद मुखर्जी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस समय दीनदयाल उपाध्याय जी और नानाजी देशमुख, ये मुख्य व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। तो अब सरकारें बन गई हैं। 2014 से सरकार का पहला उद्देश्य रहा कि 370 को कैसे इफेक्टिव बनाए। अगर वो नहीं करते ऐसा तो उनको उन्हीं त्रासदियों से गुजरना पड़ता जिन त्रासदियों से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गुजरी। क्यों? क्योंकि 2004 में उनकी सरकार गिरी। उनके ऊपर मुख्य एलिगेशन यह था कि आपकी पार्टी का तो उदय ही 370 हटाने के लिए हुआ था, आपने कुछ किया नहीं। 2014 की सरकार बैठी, उसने अपना पहला उद्देश्य बनाया कि हम 370 को इनफेक्टिव करेंगे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत, जो उनका बलिदान था, उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जैसा अक्सर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया और 5 अगस्त सन 2019 को आर्टिकल 370 को इनफेक्टिव बनाया गया और जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी के एब्सेंट में बनाया गया था, उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को जड़ से उखाड़ दिया। जो 2 प्रधान, 2 निशान और 2 संविधानों का विषय था, वो विषय जड़ से समाप्त कर दिया गया 5 अगस्त 2019 को। आप देख लीजिए कि किस समय ये पॉलिसी बनी थी, किस समय से पॉलिसी बनते बनते जम्मू और कश्मीर में क्या हालत कर दी और इस सरकार ने 2019 में उसको समाप्त कर पाए। आप एक गलत निर्णय एक बार ले लेते हैं तो उसको समाप्त करने के लिए सरकारों को 70-70 साल लग जाते हैं, आंदोलनकारियों को 70-70 साल लग जाते हैं, सरकारें बनानी पड़ती हैं और यहां तक आना पड़ता है, जनता का सहयोग लेना पड़ता है, जनता के बीच में जाना पड़ता है और जनता का प्यार लेना पड़ता है। और एक गलती को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। दूसरे शब्दों में कुछ लोगों का कहना है कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी ना बनती और भारतीय जनता पार्टी ना बनती तो हमको नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री कैसे मिलते। यह बात भी है कि विधि का विधान ऐसा था कि इसको 2014 के बाद जाना था, 2019 में जाना था और हमको नरेंद्र मोदी जैसा एक विश्व लीडर मिलना था। आज के उनके बलिदान को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यर्थ नहीं जाने दिया। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार को साधुवाद करता हूं और उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आपने वो कर दिखाया जो 70 वर्ष से एक समूह, भारत का हिंदू वर्ग जो 70 वर्ष से जो खत्म करना चाहता था। बच्चे बच्चे के मन में 2 बातें थी। एक बात यह कि नेहरू लिया का समझौते का परिणाम हम देख रहे हैं, सीएए का आंदोलन हुआ, और दूसरा यह कि 370 का परिणाम हम देख रहे थे कि भारत में आतंकवाद पैदा हुआ। आपने सीएए लागू करके उस समस्या से, आपने एनआरसी को इनिशिएट करके उस नेहरू लिया का समझौते को इनइफेक्टिव बनाने का प्रयास किया और आपने 370 को इनइफेक्टिव बनाकर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को खत्म करके वो जो श्याम प्रसाद मुखर्जी जी करना चाहते थे उसको, जिसकी वजह से देश में आतंकवाद पैदा हो रहा था, जिसकी वजह से देश अस्थिर हो रहा था, ये 2 मुख्य समस्याएं जो श्याम प्रसाद मुखर्जी जी की थी, आपने उन दोनों मुख्य समस्याओं को अपनी मुख्य टारगेट माना और उस पर आपने काम करना शुरू किया और दृढ़ता से आप खड़े हैं और आप कर रहे हैं। इसके लिए आपका साधुवाद। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के ट्रू फॉलोवर्स हैं, ऐसा सिद्ध आपने कर दिया है। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को फिर से हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं कि आज बलिदान दिवस व्यर्थ नहीं गया और आपके जो उद्देश्य थे वो आगे का आने वाला भारत पूरा करेगा। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।